आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे, और जिसमें आपके साथ होंगे आपके ईश्वर। और उनका कोई भी नाम हो सकता है, उनका नाम हो सकता है ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु। मैं समझता हूँ ईश्वर अगर आपके साथ है तो आपको फिर किसी चीज़ से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अपनी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, अपनी इन्हीं दुआओं के साथ में मैं अपना कार्यक्रम का आगाज़ करता हूँ। हम इन दिनों बात कर रहे हैं रेखा की और अमिताभ बच्चन की। कई बार हम रेखा का जिक्र ज़्यादा कर देते हैं, कई भी हम बच्चन साहब का जिक्र ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन हम वो बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं जो कि वास्तव में कभी हुई थी। और इन बातों का मतलब एक एक अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बात कही सुनी कोई बात कह रहा हूँ। वो ये सारी बातें जो मैं बताता हूँ ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटित हुई थी। अगर ये घटित हुई भी नहीं थी, लेकिन इनका जिक्र किसी न किसी मैगजीन में ज़रूर था, और मैं अपने हर अध्याय में उन मैगजीन्स के नाम भी देता चलता हूँ। अब देखिए, बहुत लोग थे जो कि रेखा के अगेंस्ट भी थे उस समय जब मुकेश अग्रवाल का निधन हो गया था, और बहुत लोग उनको गलत भी समझते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो हमेशा रेखा के डिफेंस में आए, उनके सपोर्ट पे आए, जैसे शशि कपूर साहब, जैसे प्रेम चोपड़ा साहब, जैसे राकेश रोशन साहब, जैसे सावन कुमार जी। ये लोग कभी भी रेखा को गलत नहीं कहते थे, और ये बोलते थे कि भाई रेखा जो है वो रेखा है। गुलजार साहब, उनकी जिंदगी अगर कोई जी लेगा ना तो वो रेखा नहीं बन पाएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। यानी वो व्यक्ति बिगड़ जाएगा जिसने भी रेखा जैसी चीज को देखा, जिसने भी रेखा को की जिंदगी को जिया जैसा कि पात्र रेखा ने जिया। रेखा की जिंदगी सिल्क स्मिथा से कम नहीं थी, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी थी डर्टी पिक्चर। आपने देखा होगा ना डर्टी पिक्चर, जिसमें विद्या बालन ने अभिनीत किया था डर्टी पिक्चर को, साथ में नसीरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी और तुषार कपूर, लोग इस तरह के। तो आप समझें इस बात को कि रेखा जो थी ना वो सिल्क यानी सिल्क स्मिथा से उनकी जिंदगी कम ना थी। सिल्क स्मिथा कोई कोई भी व्यक्ति उस तरह से परामर्श देने वाला व्यक्ति नहीं था। हालांकि रेखा की जिंदगी में भी परामर्श देने वाला, उनको गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी रेखा ने खुद का अपना एक होता था कि वो इवेल्युएट करती थी, बहुत समझदार थी। जिंदगी में उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की जो लोगों को लगता है गलतियां की, लेकिन वो गलतियां जो होती थी ना वो इस तरह की गलतियां हुई कि उनके पीछे बहुत बड़ी वजह होती थी। रेखा ने बहुत छोटी छोटी फिल्मों में भी काम किया, बी और सी ग्रेड। देखिए, ये तो बाहरी दुनिया है जो आपको बताती है आपने बी ग्रेड और सी ग्रेड में काम किया, रेखा ने ऐसा किया वैसा किया। अरे रेखा के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारियां थी, कितनी सारी बहनें थीं, 4-5 बहनें थीं, ऊपर से उनकी मम्मी, मदर उनकी। आप देखिए पुष्पावल्ली, जो कि उनकी मौत के समय तक भी यानी 1990 तक भी रेखा के साथ में ही थी। और जिस जिस बिल्डिंग का यानी जिस जगह के ऊपर रेखा रहती है ना, उसका नाम उनकी मदर के नाम से ही है। उनका नाम था पुष्पावली, जिन्हें कभी भी उनके पति का प्यार नहीं मिला, यानी जेमिनी गणेशन का कभी भी प्यार नहीं मिला। रेखा सदा अपने पिता के प्रेम के लिए तरसती रही। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब जेमिनी गणेशन को रेखा के लिए बुलाया गया, उनको प्रशस्ति पत्र और उनको पुरस्कृत करने के लिए पिता को बुलाया गया। यानी रेखा को पुरस्कृत करने के लिए जेमिनी गणेशन को स्टेज पर बुलाया गया। सन 1990-91 की बात है। रेखा चाहती तो स्टेज पर नहीं जाती, लेकिन पहली बार जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपनी बेटी माना स्टेज पर। भले भले ही 2 मिनट की बात हो, वो 2 सेकंड की बात हो, चाहे 2 मिनट की बात हो, ना तो उससे पहले ना उसके बाद, पर रेखा के लिए वो ही पूरी एक जिंदगी थी। यानी रेखा को अपने पिता का साथ मिला इतने कम समय के लिए, और वो बहुत ज्यादा तरसी हैं, हर चीज को तरसी हैं वो। उन्होंने अपनी माँ को भी एक बेटी बन करके पाला। यानी जो काम माँ अपनी बेटी के लिए करती है ना, वो काम रेखा ने अपनी माँ के लिए किया, उनकी परवरिश की हर तरीके से। आप सोचिए, रेखा जब बहुत छोटी सी थी तभी से पूरे परिवार को पालने की
जिम्मेदारी आ गई थी उनके ऊपर। और देखिए साहब, जो पालने की जिम्मेदारी होती है ना, किसी को पालता है इंसान, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पालने से मतलब मेरा ये है कि घर में पैसा कहाँ से आएगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, ये जब जिम्मेदारी सामने होती है ना किसी के, तो वो व्यक्ति कुछ भी करता है। रेखा बहुत छोटी सी थी जब फिल्मों में आ गई थी, और उनके साथ में ऐसा नहीं था कि गलत चीज़ नहीं हुई। इनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट रेखा के साथ हुआ, सारी चीज़ हुई। उनके साथ में कई लोगों के नाम जुड़े। रेखा ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे कि वो इन मर्दों की दुनिया में थोड़ा सा अपने आप को महफूज कर सकती थी। इस कारण से उनका जो नेचर जो दिखा ना लोगों को, मिस्टीरियस है, ये है वो, मिक्सचर ऑफ नेचर बन गई। कुछ कुछ ऐसा परवीन बॉबी के साथ में भी रहा, लेकिन हर कोई व्यक्ति रेखा की तरह नहीं बन पाता, ये समझें आप। परवीन बॉबी रेखा से भी कहीं ज़्यादा 2 नंबर। मैं तो उनको खूबसूरती में परवीन बॉबी के सामने तो खैर कोई टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी परवीन बॉबी में भी वो एक मेटल, वो एक मजबूती, वो ताकत नहीं थी जो रेखा के पास में थी। रेखा ने अपने गिरते हुए ग्राफ को बार बार संभाला, जैसे वो अपने साड़ी का जो पल्लू है, आंचल है, उसको संभालती हैं। गिरते हुए पल्लू है, आंचल को जो तरीका संभालने का जो रेखा के पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। तो जब जब वो अपने आंचल को जब संभालती हैं, गिरते हुए पल्लू को जब वो उठा करके अपने कंधे पर जा डालती हैं, या अपने गले के इर्द गिर्द जब वो उस चीज़ को मतलब करती हैं उस तरह से, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को संभालती हैं। और हर बार उन्होंने यही किया कि अपने गिरते हुए ग्राफ को वो जिस तरीके से ऊंचाई पर ले गई, उसका कोई जवाब नहीं था साहब। आप ये समझिए कि जब फूल बने अंगारे सुपर हिट रही, उससे पहले रेखा का क्या आलम था। लोगों ने उनको डिक्लेयर कर दिया था कि राष्ट्रीय चुड़ैल है, जो कहते थे उसको चुड़ैल है, कोई कोई उनको वैश्या कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन उसके बावजूद भी रेखा अपने काम पर लगी रही, क्योंकि रेखा ने ये जो जो जूझना था ना, परिस्थितियों से टकराना था, उनसे उनसे लड़ना था, गिरना था, फिर टूटना था, बिखरना था, फिर जुड़ना था, फिर खड़े होना था। और इसमें रेखा के साथ में कोई भी इंस्पिरेशन था नहीं, कोई नहीं था। रेखा को कभी भी कोई परमानेंट कोई रिलेशन नहीं मिला, और ऐसा नहीं था कि रेखा कभी भी किसी के लिए मतलब डेडिकेटेड नहीं थी। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा। रेखा का डेडिकेशन का आलम यह था कि आप ये समझें कि वो नुकसान नहीं करवाती थी कभी भी किसी का, कभी किसी का कोई नुकसान नहीं कराना। नए से नया हो चाहे पुराने से पुराना हो, हर एक को कोऑपरेट करके चलना, क्योंकि उनको इस बात का इल्म था कि भाई फिल्म प्रोडक्शन पर कितना ज़्यादा खर्चा होता है, लोग बाग किस कदर किस हद तक परेशान होते हैं, एक की वजह से सारे सब लोगों के काम चौपट हो जाते हैं। तो रेखा ने कभी भी अपने आप को सुपरस्टार का दर्जा कभी नहीं दिया। हाँ, रेखा को कुछ लोग मूडी मानते हैं, कुछ लोग उनको उनको लेस्बियन कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। अरे, जिन्होंने ज़िंदगी को दूर से देखा हो किसी की, वो तो किसी के ऊपर कोई भी नाम रख देते हैं। रेखा जो थी ना, वो कहती थी कि ज़्यादातर समय मैं अपनी माँ और अपने भाई बहनों के लिए एक ही भूमिका निभाती हूँ, माँ की भूमिका। कोई एक लड़की ये कह रही है कि मैं अपनी माँ के लिए माँ हूं, तो बताइए उनके कहने का क्या तात्पर्य होगा। फूल बने अंगारे जो फिल्म थी, उसने रेखा को खबरों में ला दिया, सुर्खियों में ला दिया। लेकिन रेखा के लिए ये कुछ अलग ही बात थी। फूल बने अंगारे की शूटिंग के दौरान रेखा का एक इंटरव्यू लिया गया। उसके अनुसार वो आई और आकर के बैठी, उन्होंने हेलो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कृपया मेरे बारे में कोई भी पर्सनल चीज़ मत पूछेगा, आपको जो कुछ पूछना है फिल्मों के बारे में। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पर्सनल कुछ नहीं पूछूंगा। और फिर उन्होंने बताया, अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेजिडी के बाद में, यानी मुकेश अग्रवाल की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद में फूल बने अंगारे जब रिलीज़ हुई, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई अब आपको कैसा लग रहा है इस फिल्म में वापसी करके। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रिश्ता था, ये कोई खुशहाल रिश्ता तो था नहीं, है ना। उन्होंने अपने पिता या अपनी माँ या अपनी बहनों और अपने जीवन में किसी भी पुरुष का साथ नहीं देखा। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष नाम का व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में कभी था नहीं। पिता कभी थे नहीं उनके साथ, कभी नहीं थे। रेखा ने कहा कि वहाँ हमेशा खुशी और दुख दोनों थे मेरे घर में, जहाँ ऐसा। और जब ऐसा होता है
तब आप खुद को दर्द से बचाने के लिए आंतरिक सुरक्षा करना सीख जाते हो। और इस आंतरिक सुरक्षा करने में जो इंसान का लगता है, जो खपता है, इसके हिसाब से फिर वो अपना एक नेचर बन जाता है किसी इंसान का। और वो नेचर रेखा में था। रेखा की माँ पुष्पावली, जिनकी परवरिश रेखा ने अपनी बेटी की तरह की, उनका निधन एक लंबी बीमारी के बाद में 1991 को हो गया था। रेखा को अपने जीवन में कई बार बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उस समय आप देखिए उनकी किसी भी फिल्म में आप उनके चेहरे पर वो शिकन नहीं देखते। जिस समय फिल्म खूबसूरत आई थी ना, आप देखिए, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, कायदा कायदा, है ना, वो फिल्म आई थी 1980 में। उस समय अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच एक बहुत बड़ी उठापटक चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त। उस समय उनका अमिताभ बच्चन से पूरा अलगाव हो चुका था, है ना। रेखा ने अपनी जो 2 अंगूठियां थी, जो इस फिल्म में कई शॉट्स में उनके उंगलियों में दिखाई दिया, वो अमिताभ को वापस कर चुकी थी। उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अमिताभ बच्चन के नाम की कर रखी थी। और जब उस व्यक्ति से उसका पूरा नाता टूट गया, उसके बावजूद भी इस चीज़ की शिकन, इस चीज़ का बिल्कुल भी कहीं भी कोई असर आपको खूबसूरत एक फिल्म जो मैंने बताया उसमें देखने को नहीं मिला। जबकि आप देखिए, खूबसूरत फिल्म जो थी ना, उसमें रेखा ने सीरियस रोल नहीं किया। कितना अच्छा होता कि खूबसूरत फिल्म में उनका रोल सीरियस होता, तो उनको शायद ये रोल करने में और ज़्यादा गहराई हो जाती, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा उदास थी, परेशान थी। बहुत बहुत भयंकर उन्होंने दुख और सदमा झेला था इस फिल्म में, क्योंकि मैंने बताया अमिताभ बच्चन से उनके संबंध टूटने की कगार पर थे, और वहाँ पर जया बच्चन के साथ में भी उनका बहुत ज़्यादा घमासान चल रहा था इसी समय। लेकिन आप देखिए स्क्रीन पर वो कितना ज़्यादा फ्रॉलिकिंग नज़र आती हैं। खूबसूरत फिल्म की बात कर रहा हूँ, उस फिल्म को आप देखिएगा, आपको लग ही नहीं रहा है कि यार ये निजी ज़िंदगी में ये व्यक्ति रेखा इतनी परेशान चल रही है। वो फिल्म में कितनी हल्की फुल्की दिखाया उनको। उसके बाद में एक फिल्म आई झूठी, झूठी में भी आप देखिए कितना हल्का फुल्का दिखाया रेखा ने अपने आप को, है ना। तो रेखा ने अपनी ज़िंदगी में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी माँ इन सभी में उनके साथ थी। उनकी माँ थी ना, वो रेखा को अच्छी तरीके से समझती थी, और उनकी बहनें भी। पुष्पावली ने अपनी बेटी को सफलता हासिल करते हुए, उनको बहुत कड़ी मेहनत करते हुए, एक एक पल क्या क्या चीज़ सेक्रीफाइस कर दी। जब इस तरह के बाजार में उतरती है ना, तो उन्हें ना जाने क्या क्या चीज़ त्यागनी पड़ती है, किस किस चीज़ से समझौता करना पड़ता है। ये मेरे कहने से ज़्यादा आप उस बात को समझ पाएंगे। और ये समझौता, ये तिल तिल करके मरना, ये तिल तिल करके समझौता करना, जहाँ समझौता नहीं किया जा सकता वहाँ पर भी अपने आप को टिका के रखना, ये सारी चीज़ पुष्पावली देखती थी। और रेखा की जो बहनें थी ना, वो कभी भी रेखा को गलत नहीं कह सकती, क्योंकि उनको मालूम है उनकी बहन ने उनके लिए क्या किया। जैसे फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती पुरानी फिल्मों में करता था ना अपने छोटे भाइयों के लिए, और वो भाई बाद में दगाबाज बन जाते थे। कोई कुछ सुनाता था उसको, बड़े भाई को। मिथुन चक्रवर्ती ने किसी फिल्म में रिक्शा चलाया, किसी में कुछ चलाया, किसी में पल्लेदारी की, किसी में कुछ किया, लेकिन किसी भाई को वकील बनाया, किसी को कुछ बनाया, फिल्मी कहानी। लेकिन वो फिल्म में वो जो भाई थे, वो बाद में चल के मिथुन को ही गलत कहते थे कि तू क्या है, तू हमारे सामने, तेरी हैसियत क्या है, क्या नहीं है। तो यही चीज़ रेखा के साथ में भी रही, लेकिन फ़र्क ये रहा कि उनकी बहनें, जो छोटी बहनें जो थी, जिनके लिए रेखा ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, अपनी माँ उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, उन लोगों ने रेखा के स्ट्रगल को समझा। उनको मालूम है कि ज़िंदगी में इंसान क्या क्या चीज़ों से समझौता करता है। उन्होंने अपना काफ़ी समय मद्रास में बिताया। मैं बात कर रहा हूँ पुष्पावली की। और मरने से कुछ वर्षों पहले तक पुष्पावली बहुत ज़्यादा बीमार रहीं, और पुष्पावली की मृत्यु तक रेखा को यह जानने की सुरक्षा थी कि मैं उनके अपनी माँ के पास हूँ, या मेरी माँ मेरे आसपास है। रेखा का बंगला माँ और बेटी की निकटता का प्रमाण है। और रेखा ने, जैसा कि मैंने बताया, कि अपने इस बंगले का नाम पुष्पावली ही रखा था। और पुष्पावली की मौत के बाद में रेखा की ज़िंदगी में खालीपन और अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
मुकेश अग्रवाल की मौत हो चुकी थी और उसके बाद में पुष्पावली की मृत्यु के बाद में रेखा एक तरीके से बैरागी बन गई। और आपने देखा होगा रेखा जितनी ज़्यादा बेबाक हुआ करती थी, पहले बहुत ज़्यादा बेबाक थी, बहुत फ्रैंक थी, उनसे उनका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो चली थी और फिलोसॉफिकल, बहुत ज़्यादा होता है ना कि ज़िंदगी में जब आप सारी चीज़ देख लेते हो तो आपका कैसा नेचर हो जाता है, बिल्कुल आप शांत हो जाते हो, बिल्कुल ठंडे, ठंडा मतलब उस तरह से नहीं, बिल्कुल शांत हो जाते हो। जिसने ज़िंदगी का सार ग्रहण कर लिया हो उस व्यक्ति के बारे में जब इस तरह से होता है तो उसने बाहरी दुनिया के साथ अपनी बातचीत बिल्कुल बंद कर दी, कम से कम इंटरव्यू देना। और उस समय के जितने इंटरव्यू होते थे उसमें रेखा को बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव के साथ देखा गया। उस समय रेखा ने अपना एक तरीका ऐसा किया जो ऑटोमेटिकली उनके साथ हो गया कि उन्होंने कभी भी कोई सनसनीखेज बयान फिर नहीं दिया, बल्कि वो उदासीन हो गई, ज़िंदगी के प्रति दार्शनिक हो गई, और कभी भी वो फिर किसी का नाम लेकर के कोई बात नहीं करती थी। क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने कितनी कितनी उथल पुथल देखी। सब चीज़ देखने के बाद में जब ये उन्होंने अपने लोगों को मरते हुए देखा अपने सामने, जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, पति को मरते हुए देखा, माँ को मरते हुए देखा, उस समय के बाद से रेखा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। मरते दम तक रेखा की माँ को, रेखा के पिता यानी जेमिनी गणेशन को उनके साथ रिश्ते की मान्यता कभी नहीं मिली। लेकिन 1994 में फिल्म फेयर में जेमिनी को लाइफ टाइम, मतलब एक अचीवमेंट पुरस्कार होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो रेखा को दिया जाने वाला था। उसके लिए जेमिनी गणेशन को स्टेज पर बुलाया गया। तो जेमिनी गणेशन उनको पुरस्कार देने के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। मद्रास यानी चेन्नई के एक समारोह में, ये समारोह चल रहा था चेन्नई में, ठीक है। तो रेखा ने सबके सामने अपने पिता के पांव छुए, और ये पहली बार था जब रेखा अपने पिता को देख रही थी, यकीन मानिए। जेमिनी गणेशन ने उन्हें अवार्ड दिया और उन्होंने अवार्ड देते हुए रेखा के बारे में कहा, ये मुंबई का सबसे प्यारा बच्चा है। और वो इस पुरस्कार को देते हुए बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव महसूस कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन जो कि पिता के बिना बीता, आप देखिए, ये वो एक मुलाकात थी, पहली और आखिरी मुलाकात जो कि रेखा की अपने पिता के साथ हुई। अब सोचिए, एक बच्ची, एक 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 बालक, एक बच्चा अपने पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ उसका पिता का इतना सा साथ रहे, इतना सा। आप बताइए, बाप के बिना क्या ज़िंदगी होती है बच्चे की। लेकिन आप सोचिए, ओस चाटने से क्या कभी प्यास बुझती है? लेकिन रेखा के हिस्से में तो उतना भी ना आया जितनी की ओस रही थी। नहीं साहब। अब देखिए, उन्होंने कभी भी, जेमिनी गणेशन ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से रेखा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया, और ना ही पुष्पावली को भी अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने माना। यह एक घाव था जो रेखा और पुष्पावली के साथ में हमेशा रहा, पुष्पावली की मौत तक रहा। लेकिन इसके बारे में रेखा ने कभी भी अपने पिता के बारे में कभी गलत बात नहीं कही, बल्कि रेखा इस पुरस्कार को लेने के लिए जब पहुंची, जैसा मैंने आपको बताया, अपने पिता के बाकायदा पांव छुए। उनके मन में कोई दोस्ती दुश्मनी वाला कोई एंगल नहीं होता, वो कभी किसी से घृणा या नफरत नहीं कर सकती। उस दिन रेखा बहुत ज़्यादा खुश नजर आई, रिश्तों में आई अचानक नरमी से वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अपने पिता के साथ एक ही मंच को साझा करना, उन्हें पुरस्कार प्रदान करना मेरे लिए जीवन का सबसे ज़्यादा गौरवपूर्ण क्षण है। जेमिनी गणेशन ने आखिरकार पूरी इंडस्ट्री के सामने रेखा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। भले ही वो 2 मिनट 2 सेकंड के लिए किया, लेकिन किया साहब। स्वीकृति 2 मिनट की ही बहुत होती है, और वही सबसे बड़ी स्वीकृति है। लेकिन दुख की बात है कि पुष्पावली इस आलम को देखने के लिए, इस माहौल को देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। अभिनेता तेज सप्रू को तो आप सभी लोग जानते होंगे। तेज सप्रू जो कई फिल्मों में विलेन बन के आए थे, गोविंदा की फिल्मों में। आप देखिए, है ना, एक गाना था ना, नाम से क्या लेना मेरा न काम देखो यारो। उस फिल्म में तेज सप्रू है उनके साथ में। एक फिल्म आई थी इल्ज़ाम, वो भी गोविंदा के साथ में थी, आई एम अ स्ट्रीट डांसर। उसमें तेज सप्रू ही है उनके साथ में, बहुत गोरे चिट्टे इंसान। वो एक्चुअली
रेखा के जीजा जी हैं तेज सप्रू, यानी रेखा की जो बहन है उनका नाम है धनलक्ष्मी, यानी 4 बहन है, 4-5, उनमें से एक बहन का नाम है धनलक्ष्मी, जिनके साथ में तेज सप्रू ने शादी की और वो रेखा की सबसे छोटी बहन है। तो तेज सप्रू के अनुसार रेखा एक बहुत अकेली योद्धा है और वो सभी अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनकी देखभाल उन्होंने बहुत बचपन से की। माँ और अपनी बहनों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से सर्वस्व निछावर कर दिया उनके ऊपर। और वास्तव में रेखा के संघर्ष को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने रेखा जैसी ज़िंदगी जी हो। रेखा ने सब कुछ किया लेकिन अकेले किया, अपने दम पर किया। उनकी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त थी। दरअसल उन्होंने परिवार को एक खास स्तर पर ले जाने के लिए ये सारे काम किए। रेखा का पारिवारिक स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और आप समझें कि रेखा जो है वो नाजायज़ संतान के रूप में उन्हें माना गया क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनको अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया। आप सोचिए इस तरह से अपना नाम बनाना सबके सामने। रेखा ने 1970 और 80 के दशक में आंखें मीच करके क्यों फिल्में साइन की, ऐसी फिल्में जो उनके पास आती चली गई। लोगों ने ए और बी ग्रेड और सी ग्रेड इस तरह से नवाजा, लेकिन साहब दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, नाम भी करना होता है, घर में पैसे भी देने होते हैं, खर्चे चलाने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं, है ना। जब ये चीज़ें होती हैं ना तो इंसान कभी सिलेक्शन नहीं कर सकता। अंग्रेजी में कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बिकम चूजर्स। भीख मांगने के लिए ये विकल्प नहीं होता है कि उसे चुनाव करना है। भीख में उसे जो मिल जाए ना, उसे वो चीज़ चुननी होती है, वही चीज़ खानी होती है, वही चीज़ स्वीकार करनी होती है। तो रेखा के लिए विकल्प कुछ नहीं था। रेखा के लिए प्रश्न ये नहीं था कि उसे क्या चुनाव करना है। रेखा के लिए यही एक विकल्प था कि उसे जो मिल जाए ना, सिर्फ उसको वही पा लेना है। इसी कारण से रेखा के हाथ में जो चीज़ आती गई उसने एक्सेप्ट किया। कम से कम वो चीज़ रेखा और उसके परिवार को जिंदा रखने के लिए तो बहुत थी। इसलिए 2 भाई, 3 बहनें और निश्चित रूप से 1-2 बहनें और थी उनकी जो कज़िन वगैरह, उनकी माँ, उन्होंने बहुतायत में ताबड़तोड़ कई फिल्में साइन की और कमाई भी की। मुख्य अभिनेता और अभिनेत्रियाँ जो भी हैं उनके बीच में जो पैसों को लेकर के और वेतन को लेकर के भारी असमानताएं हुआ करती थी। आजकल जैसा दौर नहीं था वो। उस समय जो जो एक्टर होते थे उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। वो पैसे भी आजकल के एक्टर की तुलना में तो कौड़ियाँ भी नहीं थी, लेकिन उस समय जो था ना, तब भी एक्टर्स को ज़्यादा पैसे मिलते थे और एक्ट्रेसेस को उनके मुकाबले बहुत कम। क्यों? क्योंकि एक्ट्रेसेस सिर्फ नाम मात्र के लिए होती थी, हीरो के साथ में खड़ा करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ होती थी। एक्शन मूवीज़ में लेडीज़ का कोई काम नहीं होता था। या तो गाने के लिए, रोमांस के लिए छोटा मोटा गाने के लिए हीरोइन का यूज़ होता था, बाकी ज़्यादातर टाइम हीरो ही स्क्रीन पर रहता था। अब अगर कैमरा कवरेज अगर हीरोइन का कम है तो उसको पैसे भी कम मिलते थे। तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रेखा को बहुत ज़्यादा फिल्में साइन करनी पड़ती थी, लेकिन उसके पीछे मुद्दा यही था कि फैमिली का पालन पोषण। अभिनेत्रियों को आमतौर पर छोटी छोटी भूमिकाएं सौंपी जाती थी और फिल्म में उनका कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं होता था जो कि उनको याद किया जा सके, लोग बाग उनको ज़िंदगी में याद कर सके। तो आपने देखा होगा रेखा बहुत लंबे समय तक फिल्मों में रही लेकिन उन्हें कभी नोटिस नहीं किया गया। और अमिताभ बच्चन के साथ में भी जिन जिन फिल्मों में वो आई नज़र, वहाँ पर अमिताभ बच्चन ही ज़्यादातर छाए रहे। क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ में भी जो हीरोइंस को या एक्ट्रेसेस को लिया जाता था ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जोड़ा बनाना होता था कि भाई अमिताभ के साथ में हीरोइन कौन है। लेकिन ज़्यादा जो कैमरा कवरेज होता था वो अमिताभ को ही दिया जाता था, क्योंकि अमिताभ की जो फिल्में होती थी ना, वो अमिताभ प्रधान ही होती थी, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर भी अमिताभ होते थे और साइड कैरेक्टर भी अमिताभ ही होते थे। यानी अमिताभ की जितनी फिल्में होती थी वो अमिताभ के नाम से ही चलती थी, समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी जैसा कि मैंने बताया कि रेखा ने अपनी छाप हर फिल्म में छोड़ी। 2 अनजाने को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर नटवरलाल देख लीजिए आप, गंगा की सौगंध देख लीजिए आप सिलसिला देख लीजिए, आप कोई भी फिल्म देख लीजिए जो रेखा के साथ में अमिताभ की फिल्में हैं, सुहाग में आप देख लीजिए, हर फिल्म में, मुकद्दर का सिकंदर में, सभी में रेखा की छाप अलग से है। लेकिन फिर भी उतना कवरेज नहीं था जितना अमिताभ को था। लेकिन अमिताभ के साथ अलगाव होने के बाद में रेखा की जितनी भी फिल्में आई ना, आपका दिमाग, आपकी निगाह रेखा पर ही टिकेगी, समझ लीजिए। इसलिए रेखा अपने आप में एक चीज़ है, ठीक है।
तो अभिनेत्रियों को उस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय छोटी मोटी भूमिकाएं दी जाती थी और उन्हें कोई भी सेंट्रल कैरेक्टर नहीं दिया जाता था। और तो कमाई करने का यही तरीका होता था कि ज़्यादा तादाद में फिल्में करो तो आपके पास में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो रेखा ने खुद अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात की उस मैगज़ीन में, उस इंटरव्यू में। ज़्यादातर वो कहती है कि मैं अपनी माँ और अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए मैं माँ थी। मेरे जन्म के समय ही मुझे माँ की प्रवृत्ति बहुत प्रबलता से मैंने अपने अंदर यानी देखा। रेखा ने खुद के अंदर एक माँ वाला स्वरूप हमेशा देखा। उन्हें एक मातृत्व की एक भावना खुद में हमेशा महसूस होती थी और ये उनके जीवन भर उनके साथ में रही। हालांकि रेखा का कोई भी अपना कोई संतान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रेखा में जो मातृत्व की भावना थी ना, वो बचपन से थी। और यही कारण था कि रेखा ने इतने बड़े परिवार को मतलब ना सिर्फ पाला पोसा बल्कि उनके सबके करियर बना दिए। और कहती है कि इस तरह से महसूस करना शायद महिला का भी एक विशेषाधिकार है, क्योंकि महिला ही इस तरह से सोच सकती है ना। कुछ लोगों ने उनके जीवन भर के लिए उन्हें टैग किया और उनके बारे में अलग अलग नाम निकाले। रेखा कहती है कि मैं अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। मुझे रातों रात बड़ा होना और अपने भाई बहनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझ पर थी, मेरे अकेले कंधों पर थी। और उस पर भी देखिए क्या हुआ कि उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई। माँ के साथ में उनके भाई भी चले गए और उन्होंने अपने जो सह कलाकारों के कई भाई बहनों को शराब, नशीली दवाओं का आदी देखा है। उन्होंने देखा कि उनके साथ के जो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे, उनके साथ में ये सूरत हाल थी। उनके जो भाई थे, छोटे छोटे भाई बहनें, वो सब शराब नोशी या ऊट पटांग हरकतों में लग चुके थे। कई और एक्ट्रेसेस थी जिनके साथ में ये कंडीशंस थी। रेखा ने उनकी बात की, लेकिन रेखा का कोई भी भाई, अब तो एक ही भाई था उनका, एक भाई की तो डेथ हो चुकी थी। तो लेकिन रेखा ने अपने किसी भी भाई बहन को बिगड़ने नहीं दिया कभी भी। सबके करियर बिल्कुल अच्छे बना करके रखे। उनको सबको सुरक्षा का ना सिर्फ वादा दिया बल्कि उनकी लाइफ उन्होंने सुरक्षित की। ये सब तेज सप्रू ने भी कहा। तेज सप्रू के मुताबिक बहन के तौर पर रेखा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, उनसे ज़्यादा अच्छी कोई बहन नहीं हो सकती है। एक ऐसा दौर भी था कि उनके परिवार में कोई भी काम नहीं करता था। घर चलाने की एकमात्र जिम्मेदारी रेखा के कंधे पर थी। वो काम कर रही थी। काम करते करते उन्होंने अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। राधा उनकी एक बहन थी, उनकी पूरी शादी की जिम्मेदारी रेखा के कंधे पर ही थी। पत्रकार और लेखिका एक रही थी, उनका नाम था रेखा भारती एस प्रधान। उनके अनुसार रेखा ने अकेले ही अपने जीवन का आर्थिक और भावनात्मक रूप से पालन पोषण किया। और जब उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, अस्वस्थ थी, तो वो अपने भाई बहनों के लिए ताकत का स्तंभ थी, उनका एक प्रेरणा थी। यानी वो खुद परेशान होती थी, रोती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आँखों के आंसू, उस दर्द को कभी भी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। क्योंकि अगर वो खुद ही टूट जाती तो उनके जो छोटे भाई बहन थे वो कितना टूटते। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी बहनों को कभी भी पैसे संबंधी जो दिक्कतें वो कभी भी वो आने नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी में। और उन्होंने कभी भी पैसा संबंधी दिक्कतें, उथल पुथल, भावनात्मक दिक्कतों को अपने भाई बहनों की ज़िंदगी में कभी आने भी नहीं दिया। उसकी परछाई से भी उन्हें दूर रखा। त्याग और कर्तव्य की ये भावना रेखा के फिल्मों में जो उन्होंने अभिनय किया, जो उनके फिल्मों का सिलेक्शन था, ये मतलब ये सारी बातें आप उनके फिल्मों के सिलेक्शन से भी महसूस कर सकते हैं। रेखा ने ज़्यादातर ऐसी फिल्में की जिसमें वो खुद तरसी हैं और उन्होंने अपने हिस्से की खुशी सामने वाले को दे दी, है ना। उदाहरण के लिए फिल्म सुहाग 1979 में, जैसे मुकद्दर का सिकंदर 1978 में। यानी उन्होंने खुद उन फिल्मों में जो उन्होंने कैरेक्टर किए, खुद ने त्याग किया और दूसरे को सारी वाहवाही दिला दी, उसको मतलब ज़िंदगी के सारे सुख दिलवा दिया और खुद हर चीज़ के लिए तरसी। किसी फिल्म में वो प्रोस्टिट्यूट बन गई, किसी फिल्म में वो नाचने वाली बन गई, किसी फिल्म में वो मतलब इस तरह से होता है ना कि दूसरों की ज़िंदगी को
रोशन करने के लिए आप खुद जल जाते हो, उस तरह के कैरेक्टर रेखा ने किए, जो कि वो वास्तव में भी उनका किरदार ऐसा ही था, जिसके इस तरह से रेखा का कभी भी मतलब किसी ने रेखा के इस रूप को कभी जानने की कोशिश नहीं की। सभी ने रेखा के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें की, तोहमतें लगाई, और ये चीज़ गलत थी। चलिए, आज का अध्याय मैं यहीं अपना समाप्त करता हूँ। कल इस अध्याय से आगे की मैं आपसे फिर से इसी अध्याय को आगे विस्तार देते हुए कल अपना कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। बट चलने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़, आपकी अति कृपा होगी, है ना। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।